जय श्री राधे आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंजन करियर पॉइंट में। तो बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि तैयारी के क्रम में हमने सेकेंड ईयर में जो चैप्टर 4 तक कर लिया था, आज हम चैप्टर 5 की तरफ बढ़ेंगे, AC DC मशीन वाइंडिंग। उम्मीद है आप सभी जो तैयारी के क्रम में जोरों शोरों से लगे होंगे, सभी लोग MCQs को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम यूज्ड फॉर 3 फेज मोटर वाइंडिंग एज शोन इन द फिगर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए उपयोग किए गए आरेख का क्या नाम है। ठीक है, इसमें एक आरेख दिया गया, एक डायग्राम दिया गया, सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ये मोटर में यूज होता है। ठीक, ये जो है A फेज के लिए है, ठीक है, और ये B फेज के लिए और ये C फेज। आपको पता है जो 3 फेज मोटर होती है उसमें कितनी वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग होती है, जिसमें एक फेज को A फेज बोला गया, दूसरे को B फेज और तीसरे को C फेज से डिनोट किया गया है। ठीक, पोलों की संख्या कितनी है, तो पोल की संख्या 4 दी गई है। ठीक है, ये पोल 1, पोल 2 और पोल 3 और पोल 4। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो A वाइंडिंग है वो पोल की संख्या मतलब कितने स्लॉट से कितने स्लॉट तक जाएगी। जो पहली फेज वाइंडिंग होगी, दूसरी फेज वाइंडिंग है उस स्लॉट नंबर से किस स्लॉट नंबर तक करेंगे, और C फेज जो वाइंडिंग है उसका स्लॉट नंबर क्या रहेगा, मतलब वाइंडिंग को हम स्टेटर में किस स्लॉट से किस स्लॉट तक भरेंगे। जैसे इसमें देखेंगे तो पहला दिया है जो कॉइल है, जो कॉइल का मान लीजिए ये कॉइल होती है इस तरह से। ठीक है, इसका जो साइड A है, एक साइड B है। ठीक, तो उसमें क्या दिया गया है, A फेज में 1 से लेकर 6, जो ये वाला साइड होगा ये स्लॉट नंबर 1 में जाएगा और ये स्लॉट जो B वाला साइड है स्लॉट नंबर 6 में जाएगा। ठीक है, ये बताने का। तो आपको पता है जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसका स्टेटर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल स्टेटर में वाइंडिंग को भरने का आरेख है कि किस वाइंडिंग को किस स्लॉट में भरेंगे, कौन सी फेज वाइंडिंग A फेज को किस स्लॉट में टोटल वाइंडिंग रहेगी, B फेज जो है वो कौन कौन से स्लॉट में रहेगी, C फेज की जो वाइंडिंग है वो कौन से स्लॉट में रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये एक रिंग आरेख होता है। ठीक, रिंग आरेख को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम यूज्ड फॉर 3 फेज मोटर के लिए। ये जो आरेख दिया गया है 3 मोटर वाइंडिंग का, ये कौन सा आरेख है, इस आरेख का क्या नाम है, तो इस आरेख को रिंग आरेख या रिंग डायग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिंग डायग्राम या हिंदी में इसको अंगूठी का आरेख बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में देख लेते हैं क्या दिया गया है, रिंग डायग्राम दिया गया है, अंगूठी का आरेख। तो ऑप्शन नंबर A क्या है, हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग एज शोन इन द फिगर। जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये वाइंडिंग का क्या नाम है, ये एक वाइंडिंग का डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम का नाम आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है, ये जो वाइंडिंग होती है इसमें क्या होता है, तारों को एक गुच्छे के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, कॉइल को गुच्छे के रूप में और उसको वाइंडिंग स्टेटर स्लॉट में फिर फिल किया जाता है, भरा जाता है उसको। ठीक है, तो इस वाइंडिंग को हम स्किन वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, इसे स्किन वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। अगर ये डायग्राम आप कहीं भी आपको दिखेगा तो उसको आप स्किन वाइंडिंग के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर B में दिया गया है स्किन वाइंडिंग। ठीक है, स्किन वाइंडिंग, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ करेक्ट होता है। इस वाइंडिंग आरेख को हम स्किन वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अगर हमको किसी भी वाइंडिंग को फिल करते समय उसका पिच फैक्टर निकालना है, पिच फैक्टर होता है एक स्लॉट से मतलब जो स्लॉट्स के बीच की दूरी होती है। ठीक है, उसको हमें कैसे निकालना है, तो पिच फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला होता है पोल पिच बटे वाइंडिंग पिच। पोल पिच बटे वाइंडिंग पिच। ठीक है, तो अगर हम पोल पिच हमें पता होगी और वाइंडिंग पिच पता होगी, दोनों का हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पिच फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर B में दिया गया है पिच फैक्टर इज इक्वल टू पोल पिच अपॉन वाइंडिंग पिच। तो ऑप्शन नंबर B हमारा क्या है, यहाँ करेक्ट है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर एज सोन इन द फिगर। ये दिया गया है, कॉलर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पूछा गया है कॉलर का क्या कार्य है, चित्र में दर्शाया गया है। तो अगर हम कभी मोटर में वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करते समय उसमें कॉलर का प्रयोग करते हैं। कॉलर का बेसिकली काम क्या होता है, तो ये जो कॉलर का वर्क है, कार्य, ये क्या करता है, जैसे वाइंडिंग का या मशीन का फ्रेम है, ठीक है, मशीन के फ्रेम और वाइंडिंग के बीच मशीन के फ्रेम और वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन का कार्य करता है, ठीक है। इंसुलेशन का कार्य करता है, जो वाइंडिंग है उनका संपर्क मशीन से ना हो जाए, क्योंकि अगर वाइंडिंग का कनेक्शन मशीन से हो गया तो क्या होगा, उसकी मशीन में मोटर में करंट आने लगेगा, ठीक है। तो उनके बीच में इंसुलेशन का काम कौन करता है, तो ये कॉलर का कार्य होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जो प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। कॉलर का वर्क है कि वाइंडिंग और फ्रेम के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है उन सभी को इंसुलेशन प्रदान करना कार्य होता है कॉलर का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 3 फेज 4 पोल एसी मशीन। 3 फेज 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री कितनी होती है, ठीक है। एक मोटर आपको दी गई है जिसमें फेजों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 फेज मोटर है, और पोल की संख्या कितनी दी गई है, 4। आप टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री आपसे पूछा गया है, तो मैंने बताया था टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री हम एडी से डिनोट कर दे रहे हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री इंटू पोल्स की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या, मतलब 180 डिग्री में हम जितने नंबर ऑफ पोल्स दिए गए उनका मल्टीप्लाई करा दे तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल कर आ जाता है। तो 180 डिग्री लिखा, पोल्स की संख्या हमको कितनी दी गई थी, 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 720 डिग्री, ठीक है। तो अगर 3 फेज 4 पोल वाली एसी मशीन है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा, तो 720 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट होता है, 720 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है विच इंडिकेट द सॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट इन 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग व्हाइल टेस्टिंग विद द इंटरनल ग्राउलर बाय कीपिंग हेक्सा ब्लेड रखकर आंतरिक ग्राउलर के साथ परीक्षण करते समय 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में सॉर्टेड कॉइल दोष को कौन सा इंगित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग में इंटरनल ग्राउलर की सहायता से शॉर्ट सर्किट की जांच करते हैं, तो जांच करते समय एक हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर हेक्सा ब्लेड को ग्राउलर के ऊपर जिस वाइंडिंग के सभी वाइंडिंग पर रख करके बारी बारी से चेक करते हैं, जिस वाइंडिंग पर जो हेक्सा की ब्लेड होती है वो वाइब्रेट होती है, कंपन करने लगती है हेक्सा ब्लेड, इसका मतलब वो वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। तो जब किसी मोटर में, एसी मोटर में हम इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग करके और हेक्सा ब्लेड की सहायता से वाइंडिंग की जांच करते हैं, तो जिस वाइंडिंग पर हेक्सा ब्लेड को रखने पर, ठीक है, हेक्सा ब्लेड कंपन करने लगती है, वो वाइंडिंग हमारी शॉर्ट सर्किटेड होती है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है, ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला लिखा है हेक्सा ब्लेड गेट्स ओवरहीटेड, हेक्सा ब्लेड गर्म हो जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा दिया है हेक्सा ब्लेड रिपल्स अगेंस्ट द स्लॉट, खिलाफ रिपल्स, हेक्सा ब्लेड स्लॉट में रिपल्स करने लगता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हेक्सा ब्लेड में स्लाइटली बेंड, हेक्सा ब्लेड थोड़ा मुड़ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हेक्सा ब्लेड जो होता है वो वाइब्रेट करता है, कंपन करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन, ठीक है। हेक्सा ब्लेड का कंपन ये दर्शाता है कि जो वाइंडिंग है वो क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री के बारे में पूछा गया है, ठीक। आपकी हाँ क्या दिया गया है, पोलों की संख्या हमको कितनी दी गई है, तो पोल्स की संख्या दी गई है हमको 6,
ठीक है। तो हमने अभी बताया आपको टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। अगर हम 180 डिग्री में जो है पोलों की संख्या से जितनी दी गई और मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमको टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री हो गया। नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया गया, तो वो 6 दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 में 6 का, तो 180 में 6 का तो क्या आ जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 6 पोल स्टेटर के लिए कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है 1080 डिग्री। ठीक है, और 4 पोल के लिए भी हमने निकाला तो कितना आया था 720 डिग्री, और वहीं पोलों की संख्या 6 हो गई तो कितना आ गया 1080 डिग्री। ठीक है, पोलों की संख्या बदलने पर जो हमारे टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेस इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जब एसी मोटर में या एसी मशीन वाइंडिंग में या डीसी मशीन वाइंडिंग में भी हम मोटर में क्या करते हैं वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि जो मोटर की वाइंडिंग है और मशीन है दोनों में कनेक्शन ना हो जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखते समय हमें वाइंडिंग को बांधना पड़ता है, कई सारे इंसुलेटेड मटेरियल का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे एम्पायर क्लॉथ हो गया या पेपर हो गया, फ्रेस्पॉन पेपर हो गया, इन सभी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया कि वाइंडिंग में वेजेस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है कि जो हम बांस की लकड़ी होती है जब वो सूख जाती है तो उसकी पतली पतली पट्टी काट लेते हैं। ठीक है, और एसी मशीन वाइंडिंग में या डीसी मशीन वाइंडिंग में वाइंडिंग को टाइट करने के लिए उसके स्लॉट के साइड में क्या लगा दिया जाता है, बांस की उन पतली पतली पत्तियों को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो हम मशीन प्रक्रिया वेजेस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, बांस की पट्टियों का। ठीक है, बांस की पट्टियों का। ठीक है, बैम्बो स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो बैम्बो बांस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ क्या है करेक्ट है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वाइंडिंग को हम बांधने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉटन क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसे एम्पायर क्लॉथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट इन एसी वाइंडिंग। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ के रूप में कैसे मापा जाता है, इसमें पूछा गया है। जो आपकी पोल वाइंडिंग है उसको एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में पूछा गया, मतलब प्रति पोल प्रति फेज स्लॉट की संख्या आपसे पूछी गई है। पर पोल पर फेज स्लॉट्स की संख्या ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो जितने नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं किसमें, स्टेटर में। ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं हम, नंबर ऑफ पोल हमको जितना दिया होता है उसका डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ पोल्स मतलब स्लॉट में स्टेटर की संख्या, स्टेटर में स्लॉट की संख्या, स्टेटर में स्लॉट की कुल संख्या को पोलों की संख्या से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमको प्रति पोल प्रति फेज स्लॉट की संख्या का क्या पूछा जाता है, पता चल जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया था, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ के रूप में कैसे मापा जाता है, तो कैसे, इसका मतलब क्या पूछा गया आपसे कि प्रति पोल प्रति फेज स्लॉट की संख्या कितनी होगी। मतलब अगर हमको एक फेज में एक पोल के लिए स्लॉट की संख्या जाननी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो जितने टोटल नंबर ऑफ स्लॉट आपको स्टेटर में दिए होंगे उसमें पोलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रति फेज प्रति पोल स्लॉट की संख्या मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं दिया गया है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है व्हाई द लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग इज अवॉइडेड इन एसी मोटर्स। एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है। ठीक है, इससे पूछा गया है कि जो एसी मोटर है उसमें हम लंबी
कॉर्ड वाइंडिंग नहीं करते हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि लंबी कॉर्ड वाइंडिंग करने से बचा जाता है? तो अगर हम लंबी एसी मशीन में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग करेंगे, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जो तार की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि कॉइल का स्पैन बढ़ेगा, कॉइल की लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेगी, तार की लंबाई भी बढ़ेगी लंबी कॉर्ड वाइंडिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो तार होता है उसमें अधिक तार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तार की लंबाई कॉइल, मान लीजिए अगर ये शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग है तो इसका आकार जो होगा वो कम होगा, और वहीं लंबी कॉर्ड वाइंडिंग के लिए क्या होगा, तो आकार, कॉइल का आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो कॉइल का आकार बढ़ेगा तो तार की लंबाई में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, इसके लिए हमको अधिक तार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो एसी मोटर वाइंडिंग में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है, क्योंकि हमको अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होगी, इससे बचने के लिए हम लंबी कॉर्ड वाइंडिंग नहीं करते हैं एसी मशीन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा करेक्ट है, मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है, इससे बचने के लिए हम एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज illustrated as shown in the figure, चित्र में दर्शाए अनुसार वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये दो वाइंडिंग के तार दिए गए हैं, ठीक, और इस वाइंडिंग के तार में ये इसको सप्लाई से, मतलब टेस्ट लैंप से चेक किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो अगर हम दोनों वाइंडिंग के बीच में क्या करके टेस्ट लैंप से उसको चेक करने का कारण होता है, उसकी हम देखते हैं कि जो वाइंडिंग का पहला सिरा और व अंतिम सिरा की जांच करते हैं, ठीक है, पहले सिरे और अंतिम सिरे की जांच करते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि जो कॉइल की गई, वाइंडिंग की गई है इस मोटर में, उस वाइंडिंग का पहला सिरा कौन सा है और अंतिम सिरा कौन सा है, ठीक है। और दूसरा हम पोल की जांच करने के लिए भी करते हैं, पोलैरिटी की जांच, ठीक है। पोलैरिटी कह सकते हैं कि पहले जो स्टार्टिंग सिरा कौन सा होता है, दूसरा से, मतलब अगर इसमें से पोलैरिटी में एल पॉइंट कौन सा हो जाएगा और एन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पहला सिरा कौन है और अंतिम सिरा कौन है, ये जांच करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो चित्र में दर्शाया गया वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जा रहा है, तो पोलैरिटी टेस्ट किया जा रहा है। इसे हम किस टेस्ट के नाम से जानते हैं, पोलैरिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे ध्रुवता परीक्षण कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इस डायग्राम में कौन सा टेस्ट किया जा रहा है, तो इस डायग्राम में पोलैरिटी टेस्ट किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, पोलैरिटी टेस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है, सर्किट में दिखाए गए वाइंडिंग परीक्षण का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग टेस्ट एज शोन इन द सर्किट, ठीक। इस सर्किट में क्या किया गया है, तो ये वाइंडिंग दी गई है आपको, वाइंडिंग 1 2 3 कॉइल 3 1 2 3 4, ठीक है। एक ये कॉइल है, एक कॉइल ये 3-4 कॉइल का दिखाया गया है आपको, ठीक। इसमें क्या किया जा रहा है, एक टेस्ट लैंप का जो एक सिरा है वो हमने एक कॉइल के इस वाले सिरे पर लगाया है, ठीक है। मान लेते हैं ये सिरा ए है, ये क्या है बी, ठीक। तो टेस्ट लैंप का हमने एक सिरा ए पर लगाया है और दूसरा सिरा बारी बारी से हर कॉइल के एक वाइंडिंग के एक सिरे पर लगा करके हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये चेक करने का क्या कारण होता है, तो अगर हम क्या करते हैं, जैसे टेस्ट लैंप से वाइंडिंग की चेकिंग करते हैं और एक सिरा जो है उसका स्थिर रख करके और दूसरे सिरे से टेस्ट लैंप के अलग अलग वाइंडिंग पे रख करके चेक करते हैं। इसका ये तरीका होता है कि ये जांच करते हैं कि जो वाइंडिंग है उसमें कंटिन्यूटी बनी है, कंटिन्यूटी का मतलब है निरंतरता बनी है, जो वाइंडिंग है वो कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये चेक कर डायग्राम में ये चेक किया जा रहा है इस टेस्ट लैंप की सहायता से, ठीक है। क्या किया जा रहा है कि टेस्ट लैंप का एक सिरा हमने स्थिर कर दिया है और दूसरे सिरे से बारी बारी से हर एक वाइंडिंग को चेक कर रहे हैं। क्या चेक करते हैं, तो ये निरंतरता चेक करने के लिए होता है। निरंतरता का मतलब है जो कॉइल है वो कहीं से टूटी नहीं है, ब्रेक नहीं है, ये दर्शाता है, ठीक है। और अगर ब्रेक होगी, मतलब अगर क्या होगा कि ये वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ लगा रहे हैं और बारी बारी से टेस्ट लैंप का एक सिरा हम इस पॉइंट पर रखे हैं और दूसरा सिरा है जो बारी बारी से हर कॉइल पर ले जा रहे हैं, तो अगर लैंप क्या होगा, हमारा जलेगा, ठीक है। लैंप क्या हो रहा है, जल रहा है, इसका मतलब है निरंतरता उसमें बनी हुई है। और लैंप नहीं जलता है
लैंप नहीं जलेगा, इसका मतलब है वाइंडिंग क्या है, टूटी हुई है, ब्रेक है कहीं से, तो उसकी निरंतरता नहीं है। ठीक है, ये अगर टेस्ट लैंप ग्लो करेगा इसका मतलब वाइंडिंग में निरंतरता है, वाइंडिंग कहीं से ब्रेक नहीं है, और लैंप नहीं जलता इसका मतलब वाइंडिंग ब्रेक है, टूटी हुई है। ठीक, तो इस सर्किट में दिखाया गया वाइंडिंग परीक्षण का क्या नाम है, तो इसको निरंतरता टेस्ट के नाम से जानते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस गिवन बिलो, नीचे दी गई रिवाइंडिंग प्रक्रिया के प्रकार को पहचाने। ठीक, ये क्या हो रहा है, जो वाइंडिंग में है मशीन की रीवाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, रिवाइंडिंग, उसको दोबारा वाइंड किया जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया है, तो ये जो रिवाइंडिंग की प्रक्रिया होती है ये मैनुअल होती है। ठीक है, मैनुअल प्रक्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं हम, जो मशीन वाइंडिंग है, ठीक है, ये हाथों से की जाती है, मैनुअल का मतलब है हाथों द्वारा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो स्लॉट ये दिया गया है इसको अपने हाथ से घुमाते जाते हैं। ठीक है, तो हाथ से घुमाते हैं तो जो तार है वो क्या होता है, ये वाइंडिंग में फिट होता जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, तार के लिए जो है वो हम बेस बनाकर रखते हैं, और उसमें जो जैसे आपने वो पतंग उड़ाने वाला मांझा देखा होगा, उसको हाथ से पकड़ते हैं, और एक जो इंसान होता है मतलब पतंग उड़ाता है और दूसरा हाथ में मांझा पकड़े हुए होता है, सेम एज कंडीशन हम क्या रखते हैं, इस पे जो वाइंडिंग का तार है उसको इस पे फंसा करके रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हाथ से खींच करके तार को जो है ये स्टेटर में भरा जाता है, वाइंडिंग को, कॉइल को। ठीक है, तो कौन सी वाइंड प्रोसेस है, तो ये मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, या इसे हैंड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हैंड वाइंडिंग, हाथों द्वारा तार लपेटना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, हैंड वाइंडिंग, हाथ से लपेटना। ठीक, तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग एज शोन इन द फिगर, एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है। ठीक है, तो ये जो इसमें दिखाया गया कॉइल है, ये पूछा गया इसका क्या नाम है, ये जो आपको दिख रहा है इनको स्लॉट बोलते हैं, स्लॉट है। ठीक है, और ये वाइंडिंग एक मान लेते हैं, और ये क्या है, दो। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये एक स्लॉट है, इस स्लॉट में दो वाइंडिंग के साइड है, ये वन वाइंडिंग का दूसरा सिरा इसमें है, और दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा इस स्लॉट में गया हुआ है। ठीक है, तो इस वाइंडिंग में क्या है, एक ही स्लॉट में दो वाइंडिंग के सिरे दिए गए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाइंडिंग को जो है हम होल पिच, पूर्ण पिच वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूर्ण पिच वाइंडिंग, या इंग्लिश में इसको होल पिच वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, होल पिच वाइंडिंग कहा जाता है, देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है होल कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, होल कॉइल वाइंडिंग, यहाँ हाँ होल कॉइल कर लीजिएगा पिच की जगह। ठीक है, तो होल कॉइल वाइंडिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, तो इसमें एक ही स्लॉट में दो वाइंडिंग के सिरे होते हैं, एक सिरा नीचे रहेगा और एक सिरा ऊपर की तरफ वाइंड किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ थ्री फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग इन, तीन कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि थ्री फेज वाइंडिंग में हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग कर रहे हैं, तो उस कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण क्या होता है। तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग में क्या होता है, एक ही स्लॉट में अलग अलग, मतलब एक ही कॉइल में वाइंडिंग करते समय अलग अलग आकार की वाइंडिंग जो होती है वो एक स्लॉट में फंसी हुई होती है। ठीक है, जो बड़ी पहली कॉइल होती है उसका स्पैन ज्यादा होता है, और जो उसमें बीच में रहती है उनका स्पैन कम होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण क्या है। तो हमको जब भी कंसेंट्रिक वाइंडिंग बनानी होती है तो इसके लिए हमको अलग से एक फार्मर की जरूरत पड़ती है। फार्मर का मतलब समझ लेते हैं, अलग से एक सांची की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिससे हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग को बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग होती है उनके आकार क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। ठीक है, एक अलग से फार्मर की आवश्यकता पड़ती है। उस फार्मर में क्या होता है, अलग अलग स्टेप की वाइंडिंग के लिए आकार अलग अलग बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसका अवगुण क्या है कि कंसेंट्रिक वाइंडिंग को करते समय हमको एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, एक अवगुण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया एक स्टेप फार्मर इज रिक्वायर्ड, एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है विच इंसुलेशन इज यूज्ड फॉर कफिंग इन एसी वाइंडिंग, एसी
वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया जब हम एसी मशीन वाइंडिंग कर रहे होते हैं तो एसी मशीन वाइंडिंग में कफिंग करने का क्या प्रयोग होता है। कफिंग का मतलब होता है इंसुलेशन, मोटर वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम कपड़े पर आधारित जो टेप होता है फैब्रिक टेप का प्रयोग करते हैं, फैब्रिक बेस्ड टेप होता है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फैब्रिक बेस्ड एडेसिव टेप, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप होता है, उस टेप का प्रयोग करके एसी मशीन वाइंडिंग में कफिंग का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल प्रति फेज पर पोल फॉर अ 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर अ मोटर हैविंग 36 स्लॉट 36 कॉइल एंड 4 पोल। 36 स्लॉट और 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल की गणना करें। इसमें क्या है, एक एसी मोटर वाइंडिंग दी गई है जिसमें स्लॉट की संख्या कितनी है, तो 36 है। स्लॉट की संख्या कितनी दी है, 36। पोल की संख्या कॉइल की संख्या कितनी दी गई है, तो वो भी 36 है। पोल की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ सी कर लेते हैं। स्लॉट दिया गया था हमको 36, कॉइल की संख्या कितनी दी गई थी, तो वो भी 36। पोलों की संख्या कितनी दी गई हमको, 4, ठीक है। और 3 फेज वाइंडिंग करनी है, ठीक है, वो भी डबल लेयर, ठीक। तो ये निकालने का तरीका होता है कि हमको पहले देखना है कॉइल की संख्या कितनी दी गई है हमको 36 और फेजों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12। मतलब ये जो आ गई एक फेज में कॉइल की संख्या आ गई, ठीक है। एक फेज के लिए कॉइल की संख्या, ठीक। अब हमको इस जो 12 कॉइल हैं, ठीक है, इनको पोल के हिसाब से डिवाइड करना है कि एक पोल में कितनी कॉइल की संख्या आएगी। तो ये जो 12 है इसको डिवाइड कितने से डिवाइड कर दें, हमको हमारे पास पोल की संख्या कितनी दी गई है, 4। तो ये 12 को एक फेज में ये जो 12 कॉइल है वो 4 पोलों पर डिवाइड होंगी। तो हमको प्रति, और हमसे पूछा कितना गया है, ये जो निकला है 12, ये कितना निकला है, प्रति फेज 4 पोलों के लिए निकला है। और हमें प्रति पोल मतलब एक पोल के लिए निकालना है, तो 4 पोलों के लिए जो है कॉइल की संख्या 12 है, तो एक पोल के लिए कितनी हो जाएगी, तो इसे हम कितने से डिवाइड कर दें, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल आएगा। मतलब एक फेज में एक पोल के लिए कितनी कॉइल रहेंगी, तो 3 कॉइल रहेंगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था प्रति फेज कॉइल की संख्या पूछी गई है, प्रति फेज और प्रति पोल, तो यहाँ पर कितना आया, 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल रहेंगी। मतलब एक फेज और एक पोल में कॉइल की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट होगा, 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है विच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग ऑफ एसी 3 फेज मोटर। एसी 3 फेज मोटर के लिए रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एसी 3 फेज मोटर में वाइंडिंग करने के लिए हम सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉपर वायर यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ क्या है, करेक्ट है, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द नेम ऑफ 3 फेज मोटर वाइंडिंग इफ द कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। इसमें क्या आपसे पूछा गया है कि 3 कला मोटर वाइंडिंग का क्या नाम है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। जो हमारी कॉइल पिच है, ठीक है, वो क्या है, पोल पिच से कम है। पोल पिच का मतलब होता है कि जो एक पोल से दूसरे पोल के बीच जो एन और एस पोल होते हैं उनके पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है, ठीक है, वो कितने स्लॉट की है, ठीक। तो जब पूछा गया कि कॉइल पिच जो है कॉइल पिच लेस देन मतलब कम है, ठीक है,
ये कम है। कॉइल पिच क्या है? कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। तो पोल पिच है वो ज्यादा है कॉइल पिच से, तो उसको कौन सी वाइंडिंग के नाम से जाना जाएगा? तो इसको जब कॉइल पिच पोल पिच से कम रहती है तो उसको लघु पिच वाइंडिंग बोला जाता है। लघु पिच वाइंडिंग बोला जाता है। पोल पिच क्या है? एक पोल से दूसरे पोल के बीच जो स्लॉट्स की संख्या होगी वो, और कॉइल पिच होगा एक कॉइल के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर अगर कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो उसको लघु पिच वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग बोलते हैं। शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। ठीक है, तो जब कॉइल पिच पोल पिच से कम रहती है तो जो वाइंडिंग कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी? शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो आज जो एसी-डीसी मशीन वाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज वो हमने कर लिए। ठीक है, उम्मीद है जितने क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मंजिल करियर पॉइंट के साथ। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ।